नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो जीएस क्लासेस के, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं मुगल काल के बारे में, जो कि यूपी पुलिस की परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला डेली आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। आशा करता हूँ इससे आप लाभ उठाएंगे, आपके लिए उपयोगी जो है सिद्ध होगी। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आपके साथ के जो लोग भी यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अपने साथियों के लिए ठीक है जो है इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है औरंगजेब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यदि हम औरंगजेब के बारे में बात करते हैं तो औरंगजेब की जो गिनती है वो मुगल शासकों के एक महान शासकों में की जाती है। ये एक अंतिम शासक था जो बहुत ही कहा जाता है कि जो था सुन्नी धर्म को मानने वाला था और बहुत ही कट्टर शासक था। अपने चारित्रिक गुणों के कारण इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो उसी के संबंध में आपको विकल्प दिए हैं, बताना है कौन सा गलत है। वह एक महान विद्वान थे, ये बात सही है। औरंगजेब एक महान विद्वान भी था, उसे उर्दू फारसी की किताबों का बहुत ही अच्छा इल्म यानी कि ज्ञान था। वह एक कट्टर और धर्मनिष्ठ सिया था, यही बात यहाँ पर गलत है कि वह एक धर्मनिष्ठ सिया था। सिया नहीं था, वह कौन था? वह एक सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, अपने आप को वह सुन्नी मुसलमान माना करता था, वह एक सिया मुसलमान नहीं था। तो ये वाला कथन आपका जो दे रखा है वो बी ऑप्शन यानी कि सिया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अगला, वह एक बहादुर सैनिक था, बिल्कुल बहादुर सैनिक था। अगर हम बात करते हैं दक्षिण की विजय की, गोलकुंडा की, बीदर की, बरार की, इन सब पर जो विजय अभियान है वो औरंगजेब के द्वारा ही चलाए गए। इवली बीदर को अकबर भी अपने शासनकाल में नहीं जीत पाया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या है उस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो वो एक बहादुर सैनिक था, कूटनीति में माहिर व्यक्ति था। कूटनीति के कारण ही क्या है उसने अपने जो मनसबदार हैं उन मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक पहुंचा दी थी। कहा जाता है कि अकबर से भी ज़्यादा औरंगजेब के समय मनसबदार थे और इन मनसबदारों में आधे से अधिक हिंदू मनसबदार थे। तो कहीं ना कहीं ये उसकी कूटनीतिक सफलता को ही दर्शाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि बी ऑप्शन में यदि सिया होता तो सही हो जाता, वरना ये गलत है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। नंबर 2, शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुरपुर में सुलेमान शिकोह और अंदर के राजा, ठीक है, सुलेमान शिकोह और अंबर के राजा जल सिंह की संयुक्त सेना ने किससे हराया था? ठीक है, शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुरपुर में सुलेमान शिकोह और अंबर के राजा जल सिंह की संयुक्त सेना ने किसे हराया था? अगर हम बात करते हैं बहादुरपुर के युद्ध की, तो सुलेमान शिकोह के बारे में बात करते हैं तो सुलेमान शिकोह के बारे में कहा जाता है कि जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह के ये पौत्र के रूप में एक जो थे, पुत्र के रूप में जो था एक मुगल राजकुमार थे। और इनकी जो संयुक्त सेना थी उसने मुराद बख्श की सेना को हराया था। ठीक है, सॉरी, मलिक जाफर की सेना को हराया था। डी, मलिक जाफर की सेना को हराया था। ठीक है, किसकी? मलिक जाफर की। जरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं इनका। सुलेमान शिकोह एक मुगल राजकुमार और युवराज दारा शिकोह का सबसे बड़ा पुत्र था। मई 1662 में उसने अपने चाचा सम्राट औरंगजेब के मई 1662 में उसके चाचा सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उन्हें फांसी दे दी गई। अगर बात करते हैं जय सिंह, तो उन्हें मुगल साम्राज्य के एक वरिष्ठ सेनापति और अंबर राज्य का राजा था। उनका जन्म 16 जुलाई 1611 को हुआ था। शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में शिकोह और सिंह ने मिलकर बहादुरपुर में मलिक जाफर को हराया था। सही उत्तर आपका मलिक जाफर था। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल सम्राटों में किसने
ट्रांसऑक्सियाना को फिर से जीतने के लिए ठोस प्रयास किए थे। ट्रांसऑक्सियाना को जीतने के सबसे ठोस प्रयास जो हैं वो किसके द्वारा किए गए थे? शाहजहां के द्वारा किए गए थे। लेकिन शाहजहां को अपने इन प्रयासों में सफलता नहीं मिली थी और उसकी पराजय के कारण जो है कंधार वो मुगलों के हाथ से निकल गया था। यानी कि शाहजहां के समय में ही कंधार का जो क्षेत्र है वो मुगलों के हाथ से निकल गया था। तो ट्रांसऑक्सियाना को जीतने की जो सबसे महत्वपूर्ण पहल की गई थी वो किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन, ठीक है, शाहजहां के द्वारा की गई थी। ठीक है, शाहजहां के बारे में कहा था कि मुगल सल्तनत के एक महान शासक जिनके समय में कई बहुत सारी कहें कि अद्भुत इमारतों का निर्माण हुआ, जिनमें आपका लाल किला आता है, जिसमें आपकी दिल्ली को आगरा का ताजमहल आता है, ठीक है, जामा मस्जिदें आती हैं। तो ये बहुत सारे निर्माण शाहजहां के समय में ही किए गए। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां के शासनकाल में ही किया गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन शाहजहां से संबंधित बनते हैं। चालुक्य क्या था? चालुक्य के बारे में लिखा हुआ है। चालुक्य क्या था कि चालुक्य वंशानुगत जमींदार कई गांवों से राजस्व इकट्ठा किया करते थे। जमींदारों को प्रांतों पर सामान्य प्रशासनिक अधिकार प्राप्त था। सी, एक प्रांतीय अधिकारी जो भू राजस्व एकत्र करता था। और डी, ए और बी दोनों। यदि हम बात करते हैं चालुक्यों के बारे में तो ये वंशानुगत जमींदार थे जो कई गांवों से राजस्व को इकट्ठा किया करते थे। यानी कि राजस्व इकट्ठा करने वाले लोग क्या बोले जाते थे? चालुक्य बोले जाते थे। ठीक है, क्या बोले जाते थे? चालुक्य। यानी कि फोर्थ का ए आंसर आपका सही है। चालुक्य क्या थे? चालुक्य जो थे वो वंशानुगत जमींदार थे जो कई गांवों से राजस्व इकट्ठा करके मुगल साम्राज्य को दिया करते थे। अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है किस ब्रिटिश यात्री ने टिप्पणी की थी कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े हैं? ठीक है, किस ब्रिटिश यात्री ने टिप्पणी की थी कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े हैं? तो रॉल्फ फिंच जो नाम का एक कहता है कि एक अंग्रेज व्यापारी था जो कि मुगल शासन के दौरान भारत की यात्रा पर आया था। तो रॉल्फ फिंच ने ये कहा था कि आगरा और जो फतेहपुर सीकरी हैं वो लंदन से भी बड़े हैं। यानी कि 5 में का सी आंसर यहाँ पर सही है कि रॉल्फ फिंच के द्वारा कहा गया कि आगरा और सीकरी जो हैं वो लंदन जैसे बड़े शहरों से भी बड़े हैं। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है संगीतकार जगन्नाथ को संरक्षण प्राप्त था। संगीतकार जगन्नाथ को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? तो देखिएगा अकबर के दरबार में विद्वानों को संरक्षण मिलता था, लेकिन यहाँ पर संगीतकार जगन्नाथ की बात हो रही है। तो संगीतकार जगन्नाथ को शाहजहां के दरबार में, किसके? शाहजहां के दरबार में जो था वो संरक्षण प्राप्त था। शाहजहां ने संगीतकार के लिए एक उपाधि प्रदान कर रखी थी और उसकी सभा में जगन्नाथ का जो था विशेष आदर था। अगर हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा के एक कवि थे जो कि शाहजहां के दरबार में विशेष ओहदे को प्राप्त करते थे। ठीक है, ये एक तेलुगु ब्राह्मण थे और सम्राट अकबर के कनिष्ठ समकालीन थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के एक संस्कृत विद्वान, सॉरी मैंने उड़ीसा बोला था, जबकि आंध्र प्रदेश के एक महान कवि, विद्वान और संस्कृत के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7, संगमरमर का गुंबद सबसे पहले किस मुगल इमारत में देखा गया है? संगमरमर का गुंबद सबसे पहले किस मुगल इमारत में देखा गया है? यदि हम संगमरमर के गुंबद की बात करते हैं तो संगमरमर का गुंबद सबसे पहले जो आपका हुमायूं के मकबरे में देखा गया है। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अपनी अद्भुत शैली के लिए जाना जाता है। बाहर से देखने पर यह अष्टकोणीय है, यदि आप इसके अंदर जाएंगे तो ये आपको चौकोर नजर आएगा। तो हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले क्या है, जो है संगमरमर का इस्तेमाल देखा गया। डिस्क्रिप्शन आपके सामने वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किस मुगल सम्राट के द्वारा तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 2 सम्राट थे, एक था औरंगजेब और एक था जहांगीर। औरंगजेब और जहांगीर दोनों ने क्या है, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी दोनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन डी दे रखी, देखिएगा बी और सी दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पर
बी और सी दोनों ही सही है। यानी कि जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा क्या है, आपका किस पर रोक लगाई गई थी, आपके तंबाकू पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, किस पर, तंबाकू पर। अगला क्वेश्चन, 1717 में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार देने का फरमान दिया था? यदि हम बात करते हैं 1717 में, तो उस समय मुगल शासक का नाम, जो मुगल शासक था उसका नाम था फारुखशियर। कहा था कि फारुखशियर को एक दर्दनाक बीमारी थी, एक फोड़ा था, और एक अंग्रेज चिकित्सक ने क्या है, उस फोड़े को दूर करने में सफलता हासिल की थी। और जब अंग्रेज चिकित्सक ने उस फोड़े को सही कर दिया, तो फारुखशियर ने प्रसन्न होकर जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके लिए क्या है, एक चार्टर के द्वारा 1717 में क्या है, कंपनी को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विशेष अधिकार देने का जो है फरमान जारी किया था। यानी कि वो शासक कौन था, फारुखशियर था, जिसने इस विशेष अधिकार को पारित करवाया था। ठीक है, अपने चाचा की हत्या करके इसने गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, चाचा और अपने सम्राट जो जहांदार शाह थे उनकी हत्या करके क्या है, गद्दी को प्राप्त किया, और ये एक मुगल सम्राट बन गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे छोटा अकबर के नाम से भी जाना जाता है? यदि हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर एक महान विद्वान, कई अनपढ़ शासक होने के पश्चात भी वह कला का संरक्षक, विद्वानों का सम्मान करने वाला एक महानतम शासक था। तब बात आती है कि किसे छोटा अकबर कहा जाता है, तो दारा सिकों को अपने चारित्रिक गुणों के कारण क्या है, छोटा अकबर कहा जाता है। दारा सिकों कैसा था, दारा सिकों एक विद्वान राजकुमार था, उसकी वेद उपनिषद इत्यादि में पढ़ने में रुचि थी। उसने जो है उपनिषदों का संस्कृत भाषा से जो है अरबी और फारसी की भाषा में भी अनुवाद किया था। तो कहीं ना कहीं दारा सिकों में अकबर की छवि झलकती थी। दारा सिकों शाहजहां के जो थे उत्तराधिकारी के रूप में नामित थे, लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के द्वारा दारा सिकों को मरवाने के पश्चात जो है वो शासन की गद्दी प्राप्त कर ली गई। तो दूसरा अकबर किसे कहा जाता है, दूसरा अकबर की यदि बात होती है तो दारा सिकों को दूसरा अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, महजर या 7 प्रमुख उलेमाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक सत्यापित बयान जारी किया जाता था किसके समय में? अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में, हुमायूं के समय में, या शाहजहां के समय में? यानी कि महजर क्या थे, 7 प्रमुख उलेमाओं के द्वारा हस्ताक्षरित एक ये बयान था, और ये बयान अकबर के शासनकाल में जारी किया जाता था। ठीक है, किसके, अकबर के शासनकाल में जारी किया जाता था। अकबर एक विद्वान राजा था। ठीक है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी जो दूरदर्शी सोच थी, उसके अपने चारित्रिक गुण थे, जिसके कारण उसे भारत के महानतम शासकों में से गिना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या था, वो अपने अधिकार के लिए या कहीं अपने शासन के लिए महजर या 7 प्रमुख उलेमाओं के द्वारा हस्ताक्षरित एक सत्यापित बयान को जारी करता था, जिसका नाम था अकबर। लिखा हुआ है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, नादिर शाह के समय में जब नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है तो वो मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले आता है। तो इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। 13, जब प्लासी की लड़ाई बंगाल के नवाब और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई तो मुगल सम्राट कौन था? जब प्लासी की लड़ाई बंगाल के नवाब और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई, उस समय जो इस मुगल सम्राट थे वो थे अजीज उद्दीन या आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय कौन थे? उस समय मुगल सम्राट थे। जब 1757 में, सॉरी 1657 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की पहली लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, सॉरी 1757 था, मिस्टेक थी, 1657 नहीं 1757।
क्वेश्चन नंबर 14, एक मुगल रानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों पर लिखा था और सिक्कों पर अंकित किया गया। यदि हम बात करते हैं मुगल शासकों की, तो मुगल शासकों में वास्तविक शक्ति राजा के पास ही रही, लेकिन जहांगीर के समय में उसकी रानी जिसका नाम था नूरजहां, जो कि जुंता या कहें कि जुंटा दल की जो प्रमुख थी, उसने वास्तविक शक्ति सब हस्तगत कर ली थी और कहा था कि शासन के पीछे से जो है वह शासन को चला रही थी। जहांगीर जो था व्यसनी था, शराब का शौकीन था, अफीम का सेवन किया करता था, तो कहीं ना कहीं वो नशे में डूबा रहता था और सारे राजकाज के काम नूरजहां यानी कि जो उसकी पत्नी थी जिसका प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था वह संभाला करती थी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा आपका नूरजहां, जो कि जुंता दल की जो अध्यक्ष थी। ठीक है, तो नूरजहां की यदि हम बात करते हैं तो उसका जो मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता क्या थी? जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता क्या थी? तो नूरजहां जुंटा का गठन और प्रभुत्व, दक्कन में 1 इंच भूमि सुरक्षित करने में विफलता, कंधार की फारस से हार और गुरु अर्जुन देव का निष्पादन। यदि हम बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलताओं में, तो इसका मतलब होता है कि उसका कौन सा युद्ध जिसमें उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो वो था कंधार का फारस से हार। और इस प्रकार जहांगीर के समय में ही क्या थी, जो कंधार थी, कंधार जो था वो मुगलों के हाथ से निकल चुका था। बाद में शाहजहां के द्वारा भी इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन शाहजहां को भी इसमें क्या है, नाकामयाबी ही हाथ लगी। यानी कि कंधार की फारस से हार जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता थी। ठीक है, 16, मुगल साम्राज्य को प्रभावित करने वाले सबसे भीषण अकाल कौन सा था? मुगल साम्राज्य को प्रभावित करने वाला सबसे भीषण अकाल कौन सा था? तो अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य को प्रभावित करने वाला सबसे भीषण जो अकाल था वो था 1630 में और 32 में दक्कन और गुजरात में फैला हुआ अकाल। 1630 और 32 में दक्कन और गुजरात में ये जो अकाल फैला, ये मुगल साम्राज्य का सबसे भीषण अकाल था। जब दक्कन में अकाल फैला तो लगातार 3 वर्षों तक कोई भी खाद्य फसल का उत्पादन नहीं हुआ और कोई भी राजस्व सरकार के लिए प्राप्त नहीं हुआ। इसके साथ साथ प्लेग के साथ फैली बीमारी ने इसको और ज़्यादा जो है भयानक और घातक कर दिया। तो गुजरात की में भी यही स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं 1630 और 32 में दक्कन और गुजरात में फैला हुआ अकाल मुगल साम्राज्य को प्रभावित करने वाले सबसे भीषण अकालों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मुगल भारत में फसलों से संबंधित जिन्स एक कामिल शब्द का सही अर्थ दर्शाता है? जिन्स एक कामिल का मतलब होता है आपकी नकदी फसल। ठीक है, जिन्स एक कामिल शब्द का सही अर्थ क्या है? नकदी फसल यानी कैश क्रॉप, सॉरी हाँ कैश क्रॉप, यानी कि जिसको बेचने से क्या है आपको तुरंत नगद पैसा मिलता है, वो आपकी नकदी फसलों में शामिल की जाती हैं। वर्तमान समय की यदि हम बात करते हैं तो उसमें आलू है, मक्का है, ठीक है, गन्ना है, ये कैसी फसलें हैं? ये नकदी फसलों में शामिल की जाती हैं। इनको बेचने से क्या है आपको तुरंत पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो नकदी फसल को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? जिन्स ए कामिल के नाम से जाना जाता था। जिन्स ए कामिल क्या थी? मुगल शासन काल में जो थी नकदी फसलों का एक नाम था। लिखा हुआ है द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली 1987 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को विलियम डेल रिम्पल के द्वारा लिखा गया है और ये पुस्तक 2006 में प्रकाशित हुई, जो कि मुगल साम्राज्य के बारे में एक विस्तृत जानकारी जो है प्रदान करती है। इनका दिल्ली के प्रति एक विशेष लगाव रहा लेखक का। तो एक जो उर्दू अनुवादक है उनके साथ मिलकर उन्होंने इस पुस्तक को पूरा किया है। अगर हम बात करते हैं अंग्रेज सल्तनत को जानने, मुगल सल्तनत को जानने के बारे में, तो मुगल सल्तनत को जानने के लिए उनकी ये तीसरी पुस्तक है जो अत्यंत ही सराहनीय है, यह कहें जिसमें बहुत ही उपयोगी जानकारी दी गई है। तो सही आंसर है विलियम डेल रिम्पल के द्वारा द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी मुगल द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी
दिल्ली 1987 को लिखा गया है। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वही बातें दी गई हैं जो उसको मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर। लिखा हुआ है इनाम भूमि वे थी जो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को सौंपी जाती थी। इनाम भूमि वे थी जो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को सौंपी जाती थी। इनामदारों के अधिकारों की दृष्टि से इनाम और जागीर में बुनियादी अंतर क्या था? ठीक है, इनामदारों के पास इनाम की जमीनें तब भी थी जब उन्होंने उन सेवाओं को करना बंद कर दिया जिनके लिए इनाम दिया गया था, या इनाम अनुदान के साथ कोई मनसब या बाध्यता जुड़ी नहीं थी। एक बार दिया गया इनाम अपरिवर्तनीय था। डी, इनामदार ने अपनी भूमि अनुदान पर मालिकाना अधिकार हासिल कर लिया था। यदि हम इनाम भूमि जो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को सौंपी जाती थी वो क्या थी? वो इनाम अनुदान के साथ कोई भी मनसब या बाध्यता जुड़ी हुई नहीं थी, यानी कि इनके साथ कोई भी मनसब जुड़ा हुआ नहीं था, या कहें कि इनके साथ कोई भी जो है आपकी बाध्यता जुड़ी हुई नहीं थी, यानी कि आने वाले समय में मुगल शासक इसमें परिवर्तन कर सकते थे। तो सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20, किसको उनकी सेवाओं के बदले में दिया जाने वाला भूमि अनुदान, दूध या मदद मास कहा जाता था? तो मुगल काल में जो सैनिक हैं या जो लोग राजा की सेवा किया करते थे उनके लिए जो मदद दी जाती थी वो धार्मिक देवता या विद्वान पुरुष हुआ करते थे। तो धार्मिक देवताओं या धार्मिक व्यक्तियों या पुरुषों के द्वारा शासन को दी जाने वाली जो मदद है वो मदद ए मास या दूध बोली जाती थी। ठीक है, मदद ए मास या दूध बोली जाती थी। वो कौन सी थी? आपकी धार्मिक देवता और विद्वान पुरुषों के द्वारा दी जाने वाली मदद। 20 का सी। 21, अकबर द्वारा परिकल्पित निम्नलिखित में से कौन सी इमारत बौद्ध वास्तुकला से प्रेरित है? पंचमहल और फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा में अकबर का अपना मकबरा, ए और बी 2, और डी फतेहपुर में इबादत खाना। यदि हम बात करते हैं अकबर के बारे में तो सिकंदरा में अकबर के लिए दफनाया गया, ये बात सही है। और अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे जहांगीर ने उसका मकबरा जो है वो कहाँ पर बनवाया? उसका मकबरा जो है वो सिकंदरा में बनवाया। तो अकबर द्वारा परिकल्पित निम्नलिखित में कौन सी इमारत बौद्ध वास्तुकला से प्रेरित थी? पंचमहल या फतेहपुर सीकरी। ठीक है, 21 का ए, सॉरी 21 का सी सॉरी, ए और बी दोनों। अकबर का अपना मकबरा, ये गलत है, अकबर का अपना मकबरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, शाहजहां के समय में ट्रेवनियर आया था, औरंगजेब के समय में मनुची आया था, यानी ये सही है, ये सही है, ये वाला भी सही है। अकबर के समय में सर थॉमस रो आया था, ये इसमें गलत दे रखा है, यानी 22 का बी आंसर यहाँ पर सही है। 22 का इसमें बी जोड़ा जो है वो गलत है। 23, निम्नलिखित में से किसे भारत में दोहरे गुंबद का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है? तो दोहरे गुंबद का सबसे जो सफल उदाहरण है वो कौन सा है? आपका हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। कौन सा? हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, ये दोहरे गुंबद का उदाहरण माना जाता है। 23 का ए। 24, अकबर के काल में निम्नलिखित में से किसे फारसी का सबसे योग्य लेखक माना जाता है? अबुल फजल, आईने अकबरी और अकबर नामक 2 किताबें इसी के द्वारा लिखी गई। तो सही आंसर है यहाँ पर सी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना किसका कर्तव्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जिए? तो ये मुहतासिब का ये काम था कि उसके समय में, औरंगजेब के समय में, ये लोग देखें कि लोग अपने शरीयत के अनुसार जीवन को जी रहे हैं नहीं। ठीक है, बिके हुए मांस को कवरिंग करना या जो बचा हुआ मांस है उसको कवर करना या पशुओं को एक निर्धारित स्थान पर काटना भी औरंगजेब के शासनकाल में मुहतासिब का ही काम हुआ करता था, यानी ये लोग शरीयत के अनुसार चीज़ों का पालन करवाया करते थे। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।